दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, उसकी समस्त इंद्रियां जाग जानी चाहिए, क्योंकि अब वो भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने जा रहा है, दखल देने जा रहा है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हिंद महासागर में, जो पाकिस्तान अपनी नई हासिल की गई पनडुब्बी के ज़रिए करना चाहता है। ये जो पाकिस्तान के कमोडोर उमर फारूक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि जो पनडुब्बी पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है, उसको वो हिंद महासागर के में तैनात करेगा, जो कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा। फारूक ने इसे गेम चेंजर भी बताया है। हैंगोर नाम क्यों रखा गया है? हैंगोर नाम इसलिए रखा गया है कि 1971 में पाकिस्तान की का जो एक पनडुब्बी थी पीएनएस हैंगोर, उसने इंडियन नेवी की आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। पाकिस्तान अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, उसकी समस्त इंद्रियां जाग जानी चाहिए, क्योंकि अब वो भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने जा रहा है, दखल देने जा रहा है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हिंद महासागर में, जो पाकिस्तान अपनी नई हासिल की गई पनडुब्बी के ज़रिए करना चाहता है। अपनी उपस्थिति वहाँ फिर से दर्ज कराना चाहता है, अपना एक प्रभाव वहाँ भी पैदा करना चाहता है, जो कि 1971 के युद्ध के बाद उसका खत्म हो गया था। बांग्लादेश बनने के बाद चीन से जो अभी अत्याधुनिक पनडुब्बी उसने हासिल की है, जिसको उसने हैंगोर नाम दिया है। हैंगोर नाम क्यों दिया है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही अत्याधुनिक पनडुब्बी है। और जो जिस तरह की पनडुब्बी भारत के पास फिलहाल नहीं है, और उस पनडुब्बी की खासियत ये है कि वो 2-4-10 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है, और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इस खूबी के बारे में भी मैं अभी आपसे जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान के कमोडोर उमर फारूक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि जो पनडुब्बी पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है, उसको वो हिंद महासागर के में तैनात करेगा, जो कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा। फारूक ने इसे गेम चेंजर भी बताया है। अब ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने अभी आपसे कहा कि हैंगोर नाम क्यों रखा गया है। हैंगोर नाम इसलिए रखा गया है कि 1971 में पाकिस्तान की का जो एक पनडुब्बी थी पीएनएस हैंगोर, उसने इंडियन नेवी की आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि पाकिस्तान उस युद्ध में हारा था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो उस सिंबॉलिक सफलता के लिए उसने इसका नाम हैंगोर रखा है, और उस हैंगोर को दोबारा वो हिंद महासागर में तैनात कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है, पनडुब्बी को लेकर क्या योजनाएं हैं पाकिस्तान की, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि पाकिस्तान चीन से ऐसी 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। 8 में से 4 तो वो सीधे चीन में बनी पनडुब्बियां होंगी, और 4 पाकिस्तान में उनका असेंबल उनको किया जाएगा। और 200 पहली पनडुब्बी आई है। अब ये बाकी की पनडुब्बियां आती चली जाएंगी, और उसकी जो अभी कमी थी, पाकिस्तान के पास मुश्किल से 4 या 5 पनडुब्बियां थीं, अब ये 8 पनडुब्बियां आ जाएंगी, तो उसके पास नंबर अच्छा खासा हो जाएगा। और ये सारी पनडुब्बियां अत्याधुनिक होंगी, और भारत के मुकाबले वो भारी पड़ सकता है।
हालांकि भारत के पास पनडुब्बियां हैं और काफ़ी हैं, मैं अभी उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान अब अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहा है और भारत की नाकों में दम करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो एक तो यह है कि बांग्लादेश जब से वहाँ से शेख हसीना हटी हैं तो पाकिस्तान को वहाँ घुसने का मौका मिल गया है। उसके बाद जो सरकारें आई हैं, चाहे वो अंतरिम सरकार हो चाहे अब नई सरकार है, उससे पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो गए हैं। सैन्य समझौते भी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने साझे सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं और ये माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान जहाज बेचने की भी पेशकश कर चुका है। तो पाकिस्तानी जहाज बांग्लादेश की सेना में हो सकते हैं, ये भी एक संभावना खुल रही है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों बहुत करीब आ रहे हैं और इसे इस तरह से भी देखना जाना चाहिए कि चीन का क्या रोल है इसमें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में चीन अब अपनी पैठ बना रहा है। बांग्लादेश भी चीन की तरफ झुक रहा है क्योंकि भारत की मोदी सरकार के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो गए हैं। बार बार वो बांग्लादेशी का मुद्दा उठाकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते खराब कर लिए हैं और दूसरे मुद्दे भी, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई, वहाँ हिंदुओं को मारा गया, उसको लेकर भी ज़रूरत से ज़्यादा जो दुष्प्रचार भारत में हुआ, उसकी वजह से भी बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़की हैं। तो एक तरफ तो भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब हुए हैं, दूसरी तरफ चीन और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंध बेहतर हुए। तो ये तिकड़ी एक बन रही है बांग्लादेश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और ये तीनों मिलकर भारत को अगर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर केवल चीन ही इसके पीछे है या अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उससे अमेरिका भली भांति वाकिफ है। दूसरी तरफ अमेरिका चीन के प्रभाव को भी काउंटर करना चाहता है। तो ये कैसा एक परस्पर विरोधाभासी एक संबंध बन रहा है जिसमें पाकिस्तान चीन के लिए भी काम कर रहा है, अमेरिका के लिए भी काम कर रहा है, अमेरिका भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, चीन भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो हिंद महासागर है वहाँ पर चीन अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका को कैसे रास आ रहा है कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति बढ़े, उसका प्रभाव बढ़े। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। लेकिन भू राजनीति में, भू रणनीति में इस तरह के खेल भी बहुत कुछ होते रहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में, रणनीति में कब कौन कहाँ किससे हाथ मिला ले और किसका हाथ झटक दे, ये कहना मुश्किल होता है। तो पहली बात तो ये है कि हिंद महासागर में पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी के साथ अब अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो टेरिटोरियल सी किसी एक कंट्री का नहीं है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से जो कोस्टल तटीय देश होते हैं वो अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल 12 नॉटिकल माइल्स या लगभग 22 किलोमीटर तक कर सकते हैं अपनी कोस्ट लाइन में, तटीय जो पूरा क्षेत्र है उसके। और जो सोवरेन राइट्स हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए, वो तकरीबन 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 22 किलोमीटर का क्षेत्र है उसके बाहर वो इंटरनेशनल वाटर हो जाता है और वहाँ किसी भी देश को किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि करने का भी इजाज़त मिली होती है, वो कर सकता है। और पाकिस्तान इसी का फ़ायदा उठा रहा है, उठाने जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि ये जो संबंध भारत के बिगड़े हैं और पाकिस्तान के बांग्लादेश से सुधरे हैं, तो इस सूरत में भारत के लिए चैलेंजेस और बढ़ते जाते हैं। भारत के लिए हम जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल का बहुत ही स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। जो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड है वो विशाखापट्टनम और अंडमान निकोबार में है। यहाँ ट्रेड, एनर्जी रूट्स हैं और इंडो पैसिफिक यानी इस भारत प्रशांत क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक सैन्य एम्बिशन है कि हमारा कंट्रोल हो, हमारा प्रभाव हो, और इसलिए जब पाकिस्तानी प्रेजेंस वहाँ होगी तो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ परेशानी तो खड़ी करेगी ही। बेशक इंडिया की नेवी पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना बेहतर है, कई गुना मजबूत है, लेकिन एक छोटा सा कदम भी किसी भी देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जैसे हैंगोर अगर वहाँ उपस्थित हो जाती है तो हमेशा के लिए एक सिरदर्द भारत के लिए रहेगी, क्योंकि हैंगोर की जो एक तो उसकी जो AIP टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने बताया कि AIP टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जो होती हैं वो डिपेंड करती है एक समय तक बैटरी पर, और बैटरी जब डाउन होने लगती है, डिस्चार्ज होने लगती है, तो उसे या तो सतह पे आना पड़ता है या फिर एक पाइप के थ्रू बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। और जो AIP टेक्नोलॉजी है उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इसको कहते हैं AIP, उसमें वो समुद्र के अंदर रहते हुए ही ये काम कर लेती है, यानी हफ्तों तक छिपी रहती है, वो राडार की पकड़ में नहीं आती। तो उधर जो इस टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियाँ हैं वो उनके लिए समस्या है कि उनको ऊपर आना पड़ेगा और तब वो पकड़ी जाएंगी। लेकिन अगर ये AIP टेक्नोलॉजी है तो वो नहीं पकड़ी जाएगी, तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। भारतीय नौसेना के पास अभी कुल 16 से 18 एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड सबमरीन्स है, लेकिन हैंगोर लेवल AIP वाली जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो अभी एक भी ऑपरेशनल नहीं है। एक कलवारी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास प्रोजेक्ट 75 है जो सबसे आधुनिक सबमरीन मानी जा सकती है। कुल 6 और कमीशन की गई हैं। ज़्यादातर हमारी जो पनडुब्बियाँ हैं या तो रूसी मेक हैं या फ्रेंच मेक हैं या इक्का दुक्का जो है वो अमेरिकन मेक भी है। तो ये हालांकि ये AIP जो है वो माना जा रहा है कि शायद एक पनडुब्बी में इसी साल तक वो लैस हो जाएगी हमारी पनडुब्बी AIP टेक्नोलॉजी से। लेकिन सवाल हमारी सारी अगर सबमरीन भी AIP टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएं फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। हम तैयारी के मामले में बेशक हम पाकिस्तान से आगे निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में उसका आ जाना ही हमारे लिए एक सिरदर्द पैदा करता है। हमेशा के लिए एक हमें निगरानी उस पर बैठानी पड़ती है जो अभी तक नहीं हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश हमारे लिए और भी फिर दिक्कत पैदा करने वाला बन जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का गठजोड़, पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी तैनात करेगा, बांग्लादेश को पाकिस्तान सैन्य साजो सामान सप्लाई करेगा, उधर चीन के साथ उसके रिश्ते बढ़ रहे हैं, चीन भी उसे हथियार बेच सकता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों तरफ से भारत ने 71 की वार में जो बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, अगर इंदिरा गांधी ने दोनों टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, तो इस लिहाज से भारत के लिए बहुत अच्छा हो गया था कि पाकिस्तान दो तरफ से हमले भारत पर नहीं कर पाएगा। लेकिन अब फिर से वो 1971 वाली स्थिति की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, और ये मोदी के काल में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरह से
बांग्लादेश के साथ अपने संबंध खराब किए हैं। एक तरह से बांग्लादेश को हमने पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है पाकिस्तान के साथ जाने के लिए और चीन से की शरण में जाने के लिए, और ये हमारे लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए, भारत को दिक्कत में डालने के लिए, या यूं कहें कि ये तो उसके पक्ष से देखें तो भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए नई नई चालें चल रहा है, और जो बंगाल के खाड़ी में वो अपनी तैनाती कर रहा है, ये उसी रणनीति, उसी चाल का हिस्सा है। और इसमें अगर दो महाशक्तियां एक साथ काम कर रही हों तो कोई हैरत की बात नहीं है। दिक्कत यह है कि भारत के साथ अभी कोई एक भी महाशक्ति नहीं है, यहाँ तक कि रूस भी पूरी तरह से भारत के साथ नहीं है। तो अब भारत और भी अकेला और भी ज़्यादा घिरता जा रहा है, और ये भविष्य के लिए भारत को कमज़ोर करेगा। एक क्षेत्रीय स्तर पर जो आप चाहे वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हों, चाहे सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहे हों, दोनों स्तरों पर आप भारत का जो पतन हो रहा है, इन 12-13 सालों में लगातार होता रहा है, वो हमें ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर रहा है जहां पर कोई भी हमें दबाव में ला सकता है, हमारा इस्तेमाल कर सकता है और भारत को मजबूर कर सकता है अपने हिसाब से चलने के लिए। तो ये एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति बन रही है जिसके केवल संकेत हैं। इसे पाकिस्तान की जो ये तैनाती होने वाली है, इसे केवल एक इंडिकेशन मानिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। अभी एक पनडुब्बी तैनात हुई है, कल को कोई जलपोत, युद्धपोत भी तैनात हो सकता है। बांग्लादेश में नई तरह की तैनाती देखनी पड़ सकती है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गया है, क्योंकि दो महाशक्तियाँ उसके साथ हैं, और उसका फ़ायदा वो भारत के खिलाफ उठाने जा रहा है, लगातार उठा रहा है। और इसके बाद अगर कुछ और इस तरह के कदम हमें, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब की खाड़ी हो, या किसी दूसरे फ्रंट पर देखने को मिले, तो हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। और इसके काउंटर में अगर हमारी सरकार कुछ ज़्यादा न कर पाए तो इसमें भी हमें हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार, जो प्रधानमंत्री केवल चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने और सत्ता में बने रहने पर अपना ध्यान केंद्रित करता हो, वो इन सब मामलों की ना तो ठीक से समझ रखता है और ना ही समय रहते कोई कदम उठाने की समझ और हिम्मत रखता है। तो ये तो एक तरह से हम अपनी नियति को प्राप्त हो रहे हैं। जब तक कि केंद्र सरकार के स्तर पर कोई बदलाव ना हो, उसके सोच में, उसकी दृष्टि में बदलाव ना हो, तब तक किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है।